बाल विद्या निकेतन मसौढ़ी हिंदी शिक्षक विजय कुमार के वर्ग में छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रों, आज मधुलिका पाठ्य पुस्तक में जो छठा पाठ है, मानवीय अस्तित्व और प्रकृति, मानवीय अस्तित्व और प्रकृति शीर्षक पाठ के संबंध में आज चर्चा होगी। तो पाठ का नाम है मानवीय अस्तित्व और प्रकृति और लेखक का नाम है काका कालेलकर। तो पाठ उद्देश्य पर हम लोग चलते हैं। इस पाठ का क्या उद्देश्य है? तो इस पाठ का उद्देश्य है प्रकृति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम भाव रखना, जन जागृति, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना, मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो अभिन्न संबंध है और किस तरह प्रकृति और वातावरण को हम स्वच्छ रखें, यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। तो इस पाठ का यही संदेश है। पाठ प्रवेश करते हैं। मानव प्रकृति की संतान है। प्रकृति की गोद में वह बालक है। जैसे माँ की गोद में बालक रहता है, उसी तरह से हर मनुष्य प्रकृति के बाल बच्चे हैं, प्रकृति की संतान हैं। वैज्ञानिक प्रगति की अंधी दौड़, शहरीकरण, स्वार्थपरता बढ़ने के कारण वह प्रकृति के साथ अपने संबंधों को भूलने लगा है। आज स्थिति क्या होगी? मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध था वो पहले जैसा नहीं रहा है। हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इन्हीं संबंधों के प्रति उसकी सोई चेतना जगाना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही यह जो निबंध है, साहित्यिक विधा की दृष्टि से यह कहानी नहीं है, यह एक निबंध है, लेख है। तो यह निबंध काका साहब के प्रकृति प्रेम का अनूठा यानी अनुपम उदाहरण भी है। अब पाठ शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। वह जैसे ही धरातल पर जन्म लेता है, अपने आप को एक विशेष प्रकार के आवरण से घिरा हुआ महसूस करता है और अपने चारों तरफ जो कुछ भी उपलब्ध है, मौजूद है, उसका सेवन करता है। क्या आप जानते हैं यह विशेष प्रकार का आवरण है क्या? उत्तर है, यह वातावरण है जो प्रकृति के सानिध्य से बनता है। सानिध्य का मतलब निकटता, नियरनेस। जरा कल्पना कीजिए, सोचिए, ये पेड़ पौधे, ये बादल, कोहरा तथा बर्फ के शिखर, इनसे हमारा क्या नाता है, क्या लेना देना है? इनके दर्शन
तथा सानिध्य के लिए आखिर हम क्यों तरसते हैं? इन समस्त प्राकृतिक वस्तुओं को निहारने से हमें क्या मिलता है? ये विचार शायद ही किसी के मन में उठते हों। यहाँ तक कि मेरे मन में कभी इन विचारों का ख्याल नहीं आया, लेकिन कई प्रबुद्ध एवं व्यवहार कुशल लोगों ने इन्हीं शब्दों में मुझसे अनेक प्रश्न किए। तथा मेरी आलोचना भी की है। मेरे ऊपर उंगलियां भी उठी। काका साहब जैसे व्यवहार कुशल गंभीर पुरुष, विचारक और नेता अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवरों को देखने के लिए घूमे होंगे। एक प्रश्न मन में उठता है कि ऐसे व्यवहार कुशल काका साहब यानी लेखक अफ्रीका के जंगलों में वहाँ के जानवरों को देखने के लिए घूमे होंगे। अपनी जान जोखिम में डाली ही होगी। जिंदगी के कीमती क्षण इसी तरह बर्बाद किए होंगे। इतना ही नहीं, इस धुन का सुव्यवस्थित वर्णन करते हुए, व्यवस्था से बना व्यवस्थित और उसके आगे फिर सुपसर्ग लग गया। तो इस धुन का व्यवस्थित वर्णन करते हुए किताबें भी लिखते हैं। यह सब कुछ समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार एक दो स्नेहियों ने, स्नेह प्रेम को कहते हैं, तो प्रेमियों ने कहा भी और लिखा भी है। उनको क्या जवाब? मैं तो इतना ही कहूँगा कि वास्तव में इन पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की तरह ही मैं भी एक प्राणी हूँ। भूल से आप जैसे सयाने लोगों की दुनिया में आ गया हूँ। भूलवश, अज्ञानतावश जैसे आप लोग इतने सयाने हैं तो उस दुनिया में मैं आ गया हूँ। इसलिए कभी कभी जंगली वातावरण के लिए, प्राकृतिक परिस्थिति के लिए तरसता हूँ। हमारी व्याकुलता बढ़ती है और जब यह तूफान असहनीय हो जाता है तब मैं वहाँ हो आता हूँ। यानी जब मन उब जाता है तो प्रकृति हमें खींचती है और एक नई ताजगी की अनुभूति हमें होती है। वास्तव में मानव प्रकृति की संतान है, लेकिन शहरी जीवन और कृत्रिम दुनिया खड़ी करके हम प्रकृति से बिछुड़ गए हैं। आज हर जगह कृत्रिमता, बनावटीपन देखने को मिल रहा है। अन्यथा प्रकृति के बिना हमसे रहा ही नहीं जाता। शहर में कृत्रिम बागीचा बनाकर देखते हैं, छतों पर कुछ गमले सजा दिए और उसमें दो चार पेड़ पौधे लगाकर हम सोचते हैं कि हमने प्रकृति के साथ मेल कर लिया है। यह तो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे
ब्राह्मण को 1.25 रुपये अथवा 4 आने दे करके गोदान का समाधान हो गया। तो वास्तव में जब हम प्रकृति के बीच में बालक जैसे प्रतीत होते हैं, जैसे पहले ही बताया गया है कि मनुष्य और प्रकृति में माँ बेटे का संबंध है, तभी हम यह कह सकते हैं कि हमने प्रकृति से संपर्क साध लिया है। यानी अंतःकरण में झांक कर देखें तो प्रकृति के साथ हमारा वो अभिन्न संबंध नहीं रह गया। किसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर जब मैं एक तरफ असंख्य शिखरों के अनेक रूप तथा दूसरी तरफ नीचे समतल मैदान पर सुदूर विस्तार, सुदूर यानी बहुत दूर, और उसी का उल्टा शब्द होता है सन्निकट, विलोम शब्द। सुदूर विस्तार तक उसमें 2-3 नदियों के मोड़ की चमकती रेखाएं देखता हूँ तो मेरे मन में सहसा यह विचार उठता है। कैसा विचार उठता है? ऐसा विचार उठता है कि मैं एक विशाल संसार का निवासी हूँ और मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगता है तथा स्वयं ही एक प्रकार की कृतार्थता की भावना जन्म लेती है। कृतार्थता यानी धन्य। हम अपने आप को धन्य मानते हैं, जो निश्चित रूप से प्रकृति के लिए ही होती है। अपरिचय की भड़ास मिटाने के बाद पेड़ और उनके पत्ते मेरे साथ बातें करते हैं और विश्वास पूर्वक अपने सुख दुख की गाथाएं प्रस्तुत करते हैं। एक क्षण के लिए पशु पक्षी मुझे दुश्मन के रूप में देखने लगते हैं, लेकिन मेरी आँखों में उन्हें आदमियत नहीं बल्कि आत्मीयता दिखाई पड़ती है। तो आत्मा शब्द संज्ञा है और उसका विशेषण है आत्मीय। अब फिर उसमें ता प्रत्यय लग गया तो बन गया आत्मीयता। ये भाववाचक संज्ञा। था आत्मीयता का मतलब हो गया अपनापन। तो अपनापन का भाव दिखाई पड़ता है, आत्मीयता दिखाई पड़ती है। पशु पक्षी मानवता के ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मानव जाति का अनुभव बहुत कड़वा है। जैसे हम हैवानियत शब्द तिरस्कार के साथ प्रयोग करते हैं। तिरस्कार मतलब अपमान। वैसे ही पशु पक्षी आदमियत शब्द इस्तेमाल करते होंगे तथा उसमें अपना सारा कड़वा अनुभव व्यक्त करते होंगे। कुछ पाले हुए पक्षियों या कुत्ते को स्वजन द्रोह करते देख वे कहते होंगे कि क्या करें, पशु तो पशु ही और पक्षी आदमियत का रंग लगने से वे बिगड़ गए।
एक ज़माना था जब देहात और जंगल के पशुओं के साथ मैं अपनी आत्मीयता ज़्यादा महसूस करता था। आज की बात नहीं है, एक ऐसा समय था। तो जब मैं सिंहगढ़ में रहता था तब पक्षी मुझे अपनाते थे और अपने बारे में उनका विश्वास देकर मैं अपने आप को कृतार्थ यानी धन्यता महसूस करता था, अपने आप को खुशनसीब समझता था। हिमालय पर्वत क्षेत्र में रहने वाला नाटे कद के मनुष्यों यानी छोटे कद के और जानवरों को देखकर मुझे दुख होता है और उनके जीवन में आने वाली समस्त दैनिक समस्याएं मेरी नज़र के सामने से गुजरती हैं। लेकिन यह केवल उनको देखने तक ही होता है, बाकी समय तो पेड़ पत्तों से और उनके बीच से रास्ता निकालने वाले झरनों से अपनी आत्मीयता जागती है। आत्मीयता मतलब अपनापन। और फिर जीवन का विचार करते वर्षों की गिनती नहीं अपितु शताब्दियों से गिनती चलती है। शताब्दी, शत मतलब 100, अवधि समय यानी 100 वर्ष। देहरादून के पास गुच्छू पानी और सहस्त्रधारा देखने गया था। वे क्षण लाखों प्रयासों के बाद भी भुलाए नहीं भूलते। जितना भी मैं भूलने की कोशिश करता वो क्षण याद आते हैं। हजारों वर्षों का उनका चरित्र समझने में मुझे मुश्किल नहीं होती और वहाँ के अनेक चिंदी वाले पत्थरों को हाथ में लेते ही भूगर्भ विद्या की सहायता से उनकी जन्म कथा के साथ मैं भी आनंदित होता हूँ। पाँच 7 हजार फुट की ऊंचाई पर मसूरी जाने के बाद लगता है कि यहाँ के जंगलों पर राज करने वाले बादल ही मेरे समकक्षी हैं। कभी एकाध पक्षी को एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक विचरण करते देख मुझे भी लगा कि पक्षी होकर नहीं बादल होकर इन पर्वत शिखरों के बीच में व्योम विहार, व्योम मतलब आकाश, विहार मतलब घूमना, भ्रमण करना, तो व्योम विहार जरूर करो। इन चिर हिम शिखरों में और इन विहार करने वाले बादलों में, विहार विहार अलग शब्द है, ये विहार है। अब ब होगा तो बिहार एक राज्य है, लेकिन विहार इसको मठ भी कहते हैं और यात्रा भी, जैसे नौका विहार तो नाव की यात्रा। तो इन विहार करने वाले बादलों में मनुष्य को महान सूचना देने की शक्ति है। इसलिए मैं इनके दर्शन करने के लिए तड़पता हूँ। ये बादल 10 दिशाओं में दौड़ते हुए अपना आकार, स्वरूप और गठन भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कभी फूलते हैं और कभी पिघल जाते हैं।
एक पल में सफ़ेद लेकिन अगले ही क्षण श्याम, और पल भर में वर्ण विहीन। वर्ण कहते हैं रंग को, विहीन रहित, यानी बिना रंग के। ये बादल हमें क्या संदेश देते हैं? ये बादल हमें संदेश देते हैं कि परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, हमें उससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। परिवर्तन का आनंद लेना तथा बाद में उनसे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। यह कहते कहते ये बादल बारिश बन गए और इन्होंने हमें भिगो दिया। तो अब बारी है HW की, और HW में जो प्रश्न हैं तो ये प्रश्न आपको बनाने होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, लोगों ने काका साहब की आलोचना क्या कहकर की? इससे उनकी किस मानसिकता का पता चलता है? क्वेश्चन ख है, मनुष्य प्रकृति से क्यों बिछुड़ गया? इसको स्पष्ट कीजिए। ग, पशु पक्षी आदमियत शब्द का प्रयोग कब और कैसे करते होंगे? घ, लेखक मसूरी के हिम शिखरों तथा बादलों के दर्शन के लिए क्यों तड़पता है? और अंग है, प्रस्तुत रचना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का क्या उद्देश्य है? और एक प्रश्न है, चौथा है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो क है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका क्या मतलब हो, ये लिखना है। ख है कि पशु पक्षी मानवता के ऊंचे ऊंचे आदर्श नहीं जानते। क्यों? क्योंकि मानव जाति का अनुभव बहुत कड़वा है, तीखा है, तीक्ष्ण है। और यह है कि परिवर्तन से न अकुलाना हमारा व्रत है। परिवर्तन का आनंद लेना, बाद में उनसे परे होना ही हमारी जीवन साधना है। तो ये जो चौथा प्रश्न है, इनका आशय स्पष्ट करना है। तो प्रश्नोत्तर थेयर कॉपी में तैयार कर लेंगे और साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी भेजेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।